मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, जो साइंस के क्लास चल रहे थे उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। साइंस में पहले बेसिक के 4 क्लासेस दिए गए, फिर सेल साइकिल के क्लासेस दिए गए। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है मिटोसिस। समसूत्री विभाजन। उससे पहले सेल साइकिल को हम लोग जो पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था उसको एक ओवरव्यू कर लेते हैं बहुत ही संक्षेप में। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि हम लोग जो सारे साइकिल्स हैं उसको एक डायग्राम के माध्यम से, ये जो है आपका G0 फेज है, ये G1 फेज है, ये S फेज है, G2 फेज है, ये M फेज है। G1 प्लस S प्लस G2 को जो कहा जाता है उसे इंटरफेज कहा जाता है। पिछली बार इस पर हम लोगों ने चर्चा व्यापक रूप से किया था। G1 फेज में जैसा कि आपको पता है आरएनए का निर्माण होता है, एंजाइम का निर्माण होता है एंड प्रोटीन का निर्माण होता है। चूँकि सेल का डिवीजन होने वाला है और एक ही सेल का 2 सेल बनने वाला है, इसलिए यहाँ पर सेल ग्रोथ भी होता है। क्या चीज़ का निर्माण होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए का निर्माण, है ना। आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं जिस पर डिस्कस आरएनए के स्ट्रक्चर के दौरान किया जा चुका है। ये भी आपका G1 फेज भी आपका सिलेबस में है प्रोटीन सिंथेसिस के रूप में। दूसरा जो आपका आता है डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पर होता है और सेंट्रोसोम का निर्माण होता है। किसी भी चरण में क्रोमोजोम की संख्या में वृद्धि नहीं होती है, डीएनए डबल जरूर हो जाता है। उसके क्रोमोजोम्स के जो ब्रांचेस हैं वो डबल हो सकते हैं, लेकिन क्रोमोजोम की संख्या स्टेबल होती है। अन्यथा 46 से आपका 92 और भी अधिक बढ़ता जाएगा, जिससे पूरी तरह से अनबैलेंस हो जाएगा। क्लियर? डीएनए सेंट्रोसोम का निर्माण होता है। G2 फेज जो आपका है ये आपका स्क्रूटनी होता है ना, चेकिंग फेज है कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं रहेगी, लेकिन एक वर्क जो है आपका सेल ग्रोथ वह होता रहता है ना। कोई भी एरर्स होता है इस लेवल पर सुधार दिया जाता है, झंझट खत्म। उसके बाद शुरू होता है ये आई फेज है। G1 प्लस S G2 को इंटरफेज कहा जाता है। उसके बाद आपका M फेज शुरू हो सकता है। सेल्स के अनुसार यह निर्धारित करता है माइंड किस में मियोसिस कराया जाए या मिटोसिस कराया जाए। जो सिंपल सेल्स होते हैं उसमें आपका मिटोसिस होता है M फेज में। उसके बाद G0 फेज मैं समझा चुका हूँ। कुछ एक्टिव सेल्स ऐसे होते हैं जो विभाजन होना बंद हो जाते हैं क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन एक्टिव होते हैं और जब भी विभाजन की आवश्यकता पड़ती है वे पुनः विभाजित होने लगते हैं, जैसे हार्ट सेल या न्यूरॉन सेल। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यानी कि समझ गए आप लोग सेल साइकिल। ओके, अब हम लोग समसूत्री विभाजन के अलग अलग चरणों पर बात करते हैं। बहुत सामान्य चीज है, ध्यान से देखिए। मिटोसिस, इसके जो हैं कुल 4 चरण हैं। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में ही लिखेंगे, यानी कि देवनागरी में प्रोफेज, हिंदी लिखने की नहीं जरूरत है। प्रोफेज, मेटाफेज, इसका जो फार्मूला है पीमैट है। एनाफेज, टेलोफेज। समसूत्री विभाजन का वास्तव में 2 चरण होता है ना। एक जो होता है आपका कैरियोकाइनेसिस, ध्यान से देखिएगा, और दूसरा जो होता है साइटोकाइनेसिस।
कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। पीमैट जो है कैरियोकाइनेसिस है। इट मीन्स एक सेल हुआ, सेल के अंदर आपके केंद्रक होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, है ना। न्यूक्लियस का पहले विभाजन होता है, सेल का एक साथ विभाजन नहीं हो जाता है। पहले सेल के अंदर के न्यूक्लियस विभाजित होते हैं, केंद्रक विभाजित होते हैं। उसके बाद कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म का विभाजन जो होता है साइटोकाइनेसिस में होता है। सेल हुआ, सेल के अंदर केंद्रक हुआ, पहले इसका विभाजन होगा, उसके बाद जो चारों ओर कोशिका द्रव है, इट मीन्स साइटोप्लाज्म है, उसका विभाजन होता है। कोशिका द्रव, कोशिका के केंद्रक का विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है, जिसमें 4 चरण होते हैं, पीमैट। और जो आपके कोशिका द्रव है उसके विभाजन को साइटोकाइनेसिस होता है, जो बाद में होता है। चलिए अब एक एक फेज को ध्यान से समझिए, कुछ नहीं है, एकदम ध्यान से देखिए। मिटोसिस चल रहा है, पहले हम लोग आते हैं प्रोफेज लेवल में, है ना। प्रोफेज, इसको 2 पार्ट में, स्टडी की सुविधा के लिए इसको भी हम लोग 2 पार्ट में बांट लेंगे, अर्ली प्रोफेज, लेटर प्रोफेज। क्लियर? पीमैट याद रखिएगा, ओके। अर्ली प्रोफेज में जो आपका होता है, देखिए ध्यान रखिएगा, जो आपके सेल ग्रोथ के दौरान, इंटरफेज के दौरान जो आपने देखा था, सेल ग्रोथ होना, डीएनए का रेप्लिकेशन होना, या फिर आपका सेंट्रोसोम का प्रकट होना, सेंट्रोसोम का अस्तित्व में आना, या फिर प्रोटीन एंजाइम आरएनए का निर्माण होना, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं मेटाफेज अवस्था में रुक जाती हैं। पूरी तरह से जांच कर लिया जाता है G2 अवस्था में, उसके बाद इस सब का ज़रूरत ही नहीं रहता है ना। उसके बाद सीधे विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है सेल्स के अनुसार, मिटोसिस या मियोसिस के रूप में। तो अर्ली प्रोफेज में होता क्या है, ध्यान से देखिए। ये सेल है, ये तो कैरियोकाइनेसिस का आपका ये पार्ट है, ओके। इट मीन्स इसका विभाजन होना है, कैरियोकाइनेसिस मीन्स केंद्रक का विभाजन होना है। तो विभाजन के लिए केंद्रक के अंदर भी एक केंद्रक होता है, केंद्रिका जिसे कहा जाता है, न्यूक्लियोलस कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है इसे? न्यूक्लियोलस कहा जाता है। केंद्रक के अंदर वाले केंद्रक को केंद्रिका कहा जाता है। तो पहले जो है ये समाप्त होता है, गायब होना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये जो आप देखते हैं केंद्रक का जो कवर होता है चारों ओर, जिसको कहा जाता है केंद्रक प्लाज्मा, न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना, वो भी फ्रेगमेंटेड होना शुरू हो जाता है। झिल्ली, केंद्रक का झिल्ली, केंद्रिका गायब हो गया और केंद्रक को जो कवर किए हुए था वो क्या होने लगता है, गायब होने लगता है। जरूरी भी है ना, ये गायब होगा तब ना फिर ये केंद्रक 2 पार्ट में बैठ के 2 अलग अलग में जाएगा। इसलिए झिल्ली जो है आपका, केंद्रक झिल्ली जो है वो गायब होने लगता है, फ्रेगमेंटेड होने लगता है। अंदर जो आपके क्रोमोजोम थे, अंदर जो आपके क्रोमोजोम थे वह कुछ कुछ दिखाई देने, पहले तो एकदम उलझा हुआ रहता है, लेकिन अब क्या होता है, कुछ कुछ दिखाई देने लगता है, ठीक है। लेकिन एकदम स्पष्ट रूप से जो दिखाई देगा मेटाफेज में। एक क्वेश्चन भी आता है कि क्रोमोजोम स्पष्ट रूप से कब दिखाई देते हैं, तो वह मेटाफेज में दिखाई देते हैं, याद रखिएगा।
तो इस अर्ली फेज में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोलस गायब हो गया है, न्यूक्लियोप्लाज्म इसके चारों ओर का झिल्ली जो है वो टूटना शुरू हो गया है। लेटर में क्रोमोजोम्स दिखाई देने लगते हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं, ध्यान रखिएगा। लेकिन क्या होता है, स्पष्ट नहीं होता है और सेंट्रोसोम ध्रुव की ओर जाने लगते हैं। पोल की ओर जाने लगते हैं, है ना। आपने देखा था इस फेज में डीएनए और सेंट्रोसोम का निर्माण हो चुका था, अभी काम दे रहा ना सेंट्रोसोम। इसलिए पहले सेल जो है 95% पार्ट जो है इंटरफेज है और 5% ओनली 5% पार्ट जो है एम फेज है। अब यही सेंट्रोसोम जो है ध्रुव की ओर जाने की प्रक्रिया शुरू करता है, लेकिन पहुंचता नहीं क्योंकि अभी टूटा नहीं ना है झिल्ली, लेकिन दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। प्रोफेज में इतना कर लीजिएगा काफ़ी है, क्लियर। अब चलिए अगले चरण में चलते हैं, मेटाफेज। देखिए इस चरण में क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रिका झिल्ली जो है पूरी तरह से गायब हो जाती है, वैनिश कर जाता है। डीएनए का रेप्लिकेशन तो हो चुका था, क्रोमेटिड का भी निर्माण हो चुका था, सारे क्रोमोजोम सेल के बीच में आ जाते हैं। इससे जो कहा जाता है इक्वेटोरियल प्लेट, इसका दूसरा नाम भी है मेटाफेज प्लेट। क्लियर। स्पिंडल फाइबर सेंट्रोसोम से निकलना शुरू हो जाते हैं और ये कहाँ से जुड़ जाते हैं, क्रोमोजोम के काइनेटोकोर सेक्शन से। स्पिंडल फाइबर से जो है, स्पिंडल फाइबर जो है सेंट्रोसोम से निकलना शुरू हो जाता है। सेंट्रोसोम में भी ध्यान रखिएगा, सेंट्रोइड का निर्माण होता है सेंट्रोसोम के अंदर। वास्तव में उसी से स्पिंडल फाइबर निकलता है, सेंट्रोसोम के सेंट्रोइड से। क्लियर। उसके बाद कट गया है, समझ लीजिए, कोई बात नहीं। स्पिंडल फाइबर जो है कहाँ से निकलता है, सेंट्रोसोम के सेंट्रोइड से। और स्पिंडल फाइबर का जो धागानुमा संरचना होता है ना, उससे तार की तरह मान लीजिए धागानुमा संरचना होता है और निकल करके कहाँ जुड़ता है, जो सारा क्रोमोजोम आपका इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट में आ गया है, वहाँ से जुड़ जाता है। इसको फिगर से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ आ चुका है सेंट्रोसोम, इसमें सेंट्रियोज भी बन चुका है। 3-3 को दिखाइएगा, टेंशन नहीं लेना है ज़्यादा। स्पष्टता होना चाहिए कि परीक्षक आपको नंबर देने में संकोच न करे, उलझाऊ मत लिखा कीजिए। सेंट्रोसोम के सेंट्रियोज से स्पिंडल फाइबर निकल करके इसके काइनेटोकोर से आकर के जोड़ते हैं, जो बीच में होता है, और इधर से भी जोड़ते हैं। क्लियर हो गया। दोनों तरफ से जो है जुड़ लिए। अब क्या होगा, दोनों अपनी ओर पुल करेंगे, यह पोल भी अपनी ओर पुल करेगा, वह पोल भी। एकदम सिंपल है ना, ज़्यादा
टेंशन नहीं लीजिए, ना ही ज़्यादा अंदर घुसने का कोशिश कीजिए। और सिंपल, अगर दोनों ओर से टान रहे हैं तो बीच में टूट जाएगा। क्लियर? ये बीच में क्या होगा, टूट जाएगा, आधा उधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा। इसी चीज के लिए तो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ था, क्रोमेटिड्स बना था कि क्रोमोजोम जो है दोनों सेल में जरूरत पड़ेगा क्रोमोजोम्स का, लेकिन उसका संख्या डबल नहीं हुआ क्रोमोजोम का, लेकिन उसके जो पार्ट्स थे डीएनए हुए, है ना, क्रोमेटिड हुए, ब्रांचेस के रूप में अलग हो गए। दोनों जगह सेम क्रोमोजोम शुरू में जो था दोनों सेल में चला गया, लेकिन क्रोमोजोम की संख्या क्या हुई, एकदम फिक्स रही, तो कोई अव्यवस्था भी उत्पन्न नहीं हुआ, है ना। तो मेटाफेज में इतना ही लिखना है कि सारे क्रोमोजोम इक्वेटोरियल प्लेट में आ जाते हैं या मेटाफेज प्लेट में आ जाते हैं, सेंट्रोसोम ध्रुव की ओर चले जाते हैं, है ना। सेंट्रोइज का जो निर्माण होता है सेंट्रोसोम के अंदर, उससे स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं कहाँ जुड़ जाते हैं, इसके काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। एक प्रोटीन होता है काइनेटोकोर, क्लियर, और पुल करने लगते हैं अपनी ओर, ये सेंट्रोसोम और ये सेंट्रोसोम। तो मेटाफेज जो है आपका, मेटा माने बीच में, सारे क्रोमोसोम के बीच में आने की अवस्था है और कुछ नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए अब अगला फेज में चलते हैं। एनाफेज, ये तीसरा चरण है ना पीमेट का, कैरियोकाइनेसिस के पीमेट का ये थर्ड फेज है। इसमें कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस ये दोनों अलग होते हैं लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं, दोनों पोल तक नहीं पहुँचते, बीच बीच रास्ता में रहते हैं। ये जो है यहाँ आ गया, ये जो है इसका आकार जो होता है स्पिंडल फाइबर का वो छोटा होता जाता है, पहुंचा नहीं है अभी, आधा रास्ता में है, बस इतना ही जान लीजिए। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, घबराने का थोड़ा भी नहीं जरूरत है। ध्यान से देख, क्लियर। अभी ये आधा रास्ता में है, इसलिए एनाफेज इसको कहा जाता है, टूट करके अलग होते हैं। आपको बताया था जो क्रोमोजोम होते हैं, है ना, यहाँ सेंट्रोमेयर होते हैं, उसके चारों ओर एक लेयर होता है जो काइनेटोकोर कहा जाता है, प्रोटीन का लेयर, क्लियर। ये क्या होता है, इस फेज अवस्था में डीएनए रेप्लिकेशन के कारण दो ब्रांचेस बन जाते हैं, इसके दो क्रोमेटिड का निर्माण होता है, लेकिन इसको एक सिंगल क्रोमोजोम ही है, ये भी एक क्रोमोजोम है, ये भी एक क्रोमोजोम है, ओके। और इसमें क्रोमोजोम की संख्या नहीं बढ़ी है, ये दोनों को सिस्टर्स क्रोमोजोम कहा जाता है, क्लियर। तो इस तरीके से जो निर्माण होते हैं वही चीज़ ये बीच में मेटाफेज प्लेट में आता है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे कि इस जगह में ऐसे था, ये वाला जो दोनों है ये उल्टा हो गया है, सब उल्टा हो गया है, ये भी देख रहे हैं आप उल्टा हो गया है, ठीक है। तो ये भी एनाफेज अवस्था का ही विशेषता है, यानी कि जब यह अपनी ओर पुल करता है दोनों सेंट्रोसोम के स्पिंडल फाइबर, तो ये टूटने के बाद जस्ट रिवर्स कर जाते हैं, क्लियर। जस्ट टूटने के बाद वो रिवर्स कर जाते हैं, लटके हुए स्थिति में ऊपर जाते हैं, क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो आपका है एनाफेज में यही चीज लिखना है, लास्ट है टेलोफेज। टेलोफेज अवस्था जो आपका है एकदम रिवर्स सही है ना। इट मीन्स
ये दो अलग अलग पार्ट में बट चुका है और न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रिका का झिल्ली जो है वहाँ गायब हुआ था ना, प्रोफेज में गायब होने लगे थे, प्रकट होना शुरू, सेंट्रोसोम गायब होना शुरू, सेंट्रोसोम गायब हो जाता है, क्लियर। न्यूक्लियोलस केंद्रिका प्रकट, न्यूक्लियोलस प्रकट, क्रोमोजोम जो है फिर धागे के रूप में उलझना शुरू, जो स्पष्ट हो चुका था क्लियर, एकदम जस्ट आपका प्रोफेज का उल्टा है, लेकिन एक ही बॉक्स के अंदर है। जो सेल पहले था उसका ग्रोथ हुआ था, है ना, जीवन फेज में, उसी बॉक्स के अंदर अभी है, बॉक्स अभी नहीं हटा है, क्लियर। जो कंबाइंड प्लाज्मा झिल्ली भी एक है, लेकिन सेल डिवीजन इसको तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि दोनों सेलों का, दोनों कोशिकाओं का अलग अस्तित्व तो नहीं हुआ है ना। इसके लिए जो एक फेज होता है, ये चारों जो थे कैरियोकाइनेसिस फेज थे। एक चारों किस में थे? कैरियोकाइनेसिस फेज थे। अब आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जो ये प्लाज्मा झिल्ली है, ठीक है, ये बीच से जो है खांच बनाना शुरू करते हैं, क्लियर, क्लीवेज, क्लियर। और धीरे धीरे खांच जो है ये बढ़ता जाता है, और इधर ये मिल जाता है, इधर ये मिल जाता है। इस तरीके से जो फ्रेगमेंटेड आपका था प्लाज्मा झिल्ली पहले, ये जब बाहर से जुड़ जाता है, उधर वाला उधर जुड़ गया, इधर वाला इधर जुड़ गया, तो दोनों सेल जो हैं पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। तो ये तो आपका था जंतु सेल में, लेकिन जब यानी कि आपका एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट सेल में स्थिति कुछ अलग होती है। कैसे? देखिए, प्लांट सेल में भी ये स्थिति है ना, ये दोनों का डेवलप हो चुका है, केंद्रिका भी गुणसूत्र धागे के रूप में है, लेकिन यहाँ तो एक सेल वॉल होता है, क्लियर। तो यहाँ क्या होता है कि अंदर से ही आपका ये डेवलप होना शुरू हो जाता है, क्लियर। ये बाद में टूट करके अलग अलग अस्तित्व में आ जाते हैं। ये प्लांट सेल में हो गया, है ना, बाहर से खांच नहीं बनता है, यही डिफरेंस है। यह था आपका मिटोसिस। अगले क्लास में हम लोग मियोसिस करेंगे। उत्तर लिखने के दौरान आप लोग मुख्य परीक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार उत्तर देने का प्रयास करें। जैसे गवर्नर वाला जो क्वेश्चन दिया गया था, झारखंड के विशेष संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच क्या क्या विवाद होते हैं, है ना। तो इसका अर्थ नहीं है कि आप केंद्र और राज्य के विवाद को नहीं लिखेंगे। केंद्र प्लस राज्य, राज्य में झारखंड भी शामिल है, एक सामान्य विवाद में बांटिए। दूसरा, झारखंड के साथ क्या क्या विवाद हो सकता है, तीनों लेवल पर मैंने करवाया है। वित्तीय विवाद, प्रशासनिक विवाद और विधायी विवाद, तीनों में कुछ पॉइंट्स आपको झारखंड के भी मिल जाएंगे। कई लोग अविश्वास मत को जो है प्रशासनिक सेक्शन में डाल दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में विधायी विवाद में भले ही डालिए, उचित लगता है तो, है ना। तो सामान्य विवाद जो होंगे उसको तो लिखना ही है, क्योंकि पहले पार्ट में जो आपने लिखा वो केवल सामान्य संबंध को लिखा है आपने, है ना, विवाद को वहाँ पर नहीं स्पष्ट किया है आपने। तो सामान्य विवाद जो सभी राज्यों के साथ केंद्र के उत्पन्न होते हैं,
तो झारखंड भी उसमें आ जाएगा। दूसरा पार्ट जो होगा आपका, झारखंड के साथ क्या विवाद है उसको आपको क्लियर करना होगा, तब आपका उत्तर परफेक्ट माना जाएगा, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। इसका ध्यान रखिएगा और मेहनत करते रहिए। मेहनत का विकल्प नहीं है ना। लोक प्रशासन में आप पढ़े ही हैं कि जब से जन्म होता है वहाँ से लेकर के मृत्यु तक कहीं ना कहीं से आप समस्याओं से ग्रस्त होते हैं। ठीक है, समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होंगी। उस प्रॉब्लम को आप कैसे मैनेजमेंट करते हैं वह इम्पोर्टेंट है। केवल ये बता देने से कि हमारे पास बहुत सारी समस्याएं, हमारे पास समय नहीं है, मैटर नहीं है। समय वास्तव में सभी के पास होता है, समय प्रबंधन नहीं होता है, टाइम मैनेजमेंट करने नहीं आता है। क्लियर? तो समय हो या टाइम हो, समय हो या समस्या हो, सबसे आप ही को लड़ना है अगर आगे बढ़ना है ना। नहीं तो फिर उलझ के रह जाएंगे, बाकी लोग उन्हीं समस्याओं से लड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो अंतर क्रिएट कीजिए। जो 99% लोग करते हैं वह आप मत कीजिए, आप 1% में शामिल होइए, है ना, तभी ऊपर जा पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 9661163344 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।